अमर बेल। अम्मी, अभी आप लोग अलीज़ा के घर ना जाएं। उमर से फ़ोन पर बात करने के बाद जुनैद ने अंदर आकर अम्मी से कहा। क्यों? उन्होंने चौंक कर पूछा। उमर से अभी मेरी फ़ोन पर बात हुई है। फिर वो चाहता है कि आप लोग अभी वहाँ ना जाएं। उसने ग्रैनी से बात की है, वो अभी कुछ देर तक आपको कॉल करेंगी। मगर उन्होंने इस तरह अचानक शादी मुलतवी क्यों की है? उमर के बाबा ने पूछा। ये तो मैं नहीं जानता। तुमने उमर से नहीं पूछा कि शादी क्यों मुलतवी की गई है? उमर को पता नहीं है। क्यों? तुम कह रहे हो उसने मिसेस मास से अभी कुछ देर पहले बात की है। जुनैद चंद लम्हों के लिए कुछ बोल नहीं सका। फिर उसने कुछ आंकलाते हुए कहा, हाँ, मैं उससे पूछा तो होगा, मगर शायद ग्रैनी ने उसे बताया नहीं। इब्राहिम साहब कुछ देर खामोशी से उसे देखते रहे। कब फ़ोन करेंगी मिसेस मास? वो कह रहा था कुछ देर बाद। जुनैद ने मौजू बदलने जानने पर खुदा का शुक्र अदा किया। उमर यहाँ लाहौर में है? नहीं पापा, वो यहाँ नहीं है। तो फिर सिर्फ फ़ोन पर वो मिसेस मास से क्या बात कर सकता है? ये बेहतर होता कि अगर हम खुद वहाँ जाकर उनसे बात कर लेते। बाबा, उमर ने मना किया है तो ज़रूर कोई बात होगी। बेहतर है हम अभी न जाएं। हो सकता है उन्हें वाकई कोई प्रॉब्लम पेश आ गई हो। हम लोग इस प्रॉब्लम के बारे में ही तो जानना चाहते हैं। हो सकता है हम इस सिलसिले में उनकी मदद कर सकें। फिर भी बाबा, ग्रैनी अभी कुछ देर में फ़ोन तो करेंगी ही। आप उनसे फ़ोन पर बात कर सकते हैं। वहाँ जाना इतना ज़रूरी तो नहीं है। जुनैद ने उन्हें कॉल करने की कोशिश की। अगर वो कॉल करने वाली हैं तो बेहतर है कि हम घर पर ही रहकर उनकी कॉल का इंतज़ार करें। इस बार अम्मी ने मुदाखलत की। अगर बात यहाँ हो जाती है तो ज़्यादा बेहतर है। उन्होंने जवाब में कुछ कहने के बजाय जुनैद की तरफ देखा। मैं हैरान हूँ जुनैद कि इस तरह अचानक उन्होंने नोटिस क्यों शाया करवाया है। अगर वाकई कोई सीरियस मसला नहीं है तो कम से कम मुझे उनकी ये हरकत अच्छी नहीं लगी। हमसे पूछे बगैर या हमें बताए बगैर उन्होंने इस तरह का कोई नोटिस नहीं देना चाहिए था। मास हैदर जैसे ख़ानदान से मैं इस तरह की चीज़ों की तवक्को नहीं रखना चाहती थी। मुझे बहुत मायूसी हुई है। जुनैद ने उनकी बात के जवाब में कुछ नहीं कहा। वो सिर्फ खामोशी से उन्हें देखता रहा। वो अंदाज़ा कर सकता था कि इस नोटिस से उन्हें किस तरह की परेशानी होगी। वो लोग इतने गैर जिम्मेदार नहीं हैं। यकीनन कोई ऐसा मसला होगा जिसके बारे में वो हमें नहीं बता सकते, वरना वो इस तरह कभी न करते। हम तो फिर लड़के वाले हैं, वो तो लड़की वाले हैं। उन्हें यकीनन हमसे ज़्यादा इन बातों का ख्याल होगा। जुनैद की अम्मी ने इब्राहिम साहब की बात के जवाब में कहा, ये तो अभी थोड़ी देर में पता चल जाएगा। वो कहते हुए जुनैद की तरफ मुतवज्जे हुए। तुम चाहो तो ऑफिस चले जाओ। नहीं, ऑफिस जाकर क्या करेगा? वहाँ भी परेशान रहेगा। मिसेस मास का फ़ोन आता है और सारा मामला सुलझ जाए तो फिर चला जाएगा। जुनैद की अम्मी ने मुदाखलत की। मैं अपने कमरे में जा रहा हूँ। अगर उनका फ़ोन आए तो आप मुझे बता दीजिएगा। जुनैद ने वापस मुड़ते हुए कहा। जुनैद वो दरवाज़ा खोल रहा था जब इब्राहिम ने उसे पुकारा। वो वापस मुड़ा। जी बाबा। क्या वाकई तुम नहीं जानते कि यह नोटिस इन लोगों ने क्यों छुपाया है? इब्राहिम बहुत ज़्यादा संजीदा नजर आ रहे थे। बाबा, मैं वाकई नहीं जानता कि यह नोटिस उन्होंने क्यों छुपाया है, वरना मैं आपसे क्यों छुपाता। जुनैद को इस तरह रवानी से झूठ बोलने पर बेतहाशा शर्मिंदगी हो रही थी, मगर इस वक्त उसके पास और कोई चारा नहीं था। ठीक है, जाओ, इब्राहिम साहब ने एक गहरी सांस लेते हुए कहा। जुनैद ने कमरे से बाहर निकलकर सुकून का सांस लिया। अब वो दुआ कर रहा था कि उसका झूठ अफशा न हो। मम्मी, अगर आप मुझे समझाने आई हैं तो प्लीज़ ये कोशिश ना करें। अलीज़ा ने समीना को अपने कमरे में दाखिल होते हुए देखकर कहा। मैं पहले ही आपकी खासी नसीहतें सुन चुकी हूँ। उसका इशारा कुछ देर पहले लाउंज में होने वाली गुफ्तगू की तरफ था। वो इस वक्त अपने बेड की पुश्त के साथ टेक लगाए एक मैगज़ीन खोले बैठी थी। समीना उसके पास आकर बैठ गई। नहीं, मैं तुम्हें समझाने नहीं आई। तुम जुनैद से शादी नहीं करना चाहती तो ना करो। अलीज़ा ने कुछ हैरान होकर उनको देखा। अगर तुम उसे पसंद नहीं करती तो उससे तुम्हारी शादी नहीं होनी चाहिए, उन्होंने सुकून से कहा। अलीज़ा खामोशी से उन्हें देखती रही। मैं तुम्हारी माँ हूँ अलीज़ा, मुझसे ज़्यादा किसी को तुमसे मोहब्बत नहीं हो सकती। अलीज़ा अब भी खामोश रही। लगता है तुम्हें मेरी बात का यकीन नहीं आया। उन्होंने उसका चेहरा देखा। मैंने ऐसा कुछ नहीं कहा। अलीज़ा ने एक गहरी सांस ली। मैंने अभी मम्मी से बात की तो मुझे पता चला। किस बारे में? उन्होंने मुझे बताया कि तुम उमर से शादी करना चाहती थी, मगर उमर इस शादी पर रजामंद नहीं हुआ। अलीज़ा सुन हो गई। उसे तौक़्क़ो नहीं थी कि नानो इस तरह इस बात के बारे में समीना को आगाह कर देंगी। वो मेरी ज़िंदगी की सबसे बड़ी हमाकत थी। वो खुद गुलामी के अंदाज में बोली। क्यों?
अगर मुझे इंसानों की ज़रा भी परख होती तो मैं कम से कम उमर इंसान के साथ शादी की कभी ख्वाहिश ना करती। मैं ऐसा नहीं समझती एलिज़ा, मैं जानती हूँ तुम उमर से मोहब्बत करती हो। समीना ने सर हिलाते हुए कहा। ऐसी दिलचस्पियाँ और पसंदीदियाँ कभी नहीं बदलती। मैं उससे मोहब्बत करती थी, उसने थी पर जोर देते हुए कहा। वो शख्स इस काबिल ही नहीं कि उससे मोहब्बत की जाए। वो दुनिया के बदतरीन लोगों में से एक है। समीना ने खामोश होकर उसे गौर से देखा। मगर मैं ये चाहती हूँ कि उमर से तुम्हारी शादी के बारे में बात करूँ, समीना ने मुस्तहकम अंदाज में कहा। अलीज़ा को उनकी बात पर करंट लगा। उसके हाथ से मैगज़ीन छूट गया। अब मुझे दोबारा बेइज्जत करना चाहती हैं। मेरे लिए एक दफ़ा उस तज़लील और तकलीफ़ से गुजरना काफ़ी है, बार बार नहीं। अलीज़ा तुम, समीना ने कुछ कहने की कोशिश की। अलीज़ा ने उनकी बात काट दी। मम्मी, मैं उस शख्स से इतनी नफ़रत करती हूँ कि आप उसका तसव्वुर भी नहीं कर सकती। मैं सिर्फ उसकी वजह से जुनैद को छोड़ रही हूँ और आप चाहते हैं कि मैं खुद उससे शादी कर लूँ? कभी नहीं। क्यों? तुम उसे इतना पसंद क्यों करती हो? अगर वो पहले तुम्हारे लिए अच्छा था तो अब बुरा कैसे हो गया? अगर पहले तुम मम्मी को उससे अपने प्रपोजल के बारे में बात करने पर मजबूर कर सकती थी तो अब क्या हो गया है? मैं उससे इस मामले पर दोबारा बात नहीं कर सकती, समीना ने इस बार कुछ बुलंद आवाज़ में कहा। मैं आपको बता चुकी हूँ, अब सब कुछ तब्दील हो चुका है। मैं कतन किसी सूरत उमर से शादी करना ही नहीं चाहती। मुझे उसकी ज़रूरत नहीं है। तुम्हें उमर की ज़रूरत नहीं है, तुम्हें जुनैद की ज़रूरत नहीं है, तो फिर तुम्हें आखिर ज़रूरत किसकी है? इस पर समीना ने कुछ गुस्से में कहा। मुझे किसी की भी ज़रूरत नहीं है। मैं हर चीज़ के बगैर ही बहुत खुश हूँ। समीना उसकी बात पर ठिठक गई। तुम्हारा इशारा मेरी तरफ है? मेरा इशारा हर एक की तरफ है। तुम आखिर करना क्या चाहते हो उमर? अयाज हैदर फ़ोन पर दुरुस्त लहजे में कह रहे थे। आखिर कितनी बार मुझ तक तुम्हारी शिकायत आएंगी? अब तो मुझे भी शर्मिंदगी होती है जब मैं तुम्हारे सीनियर से तुम्हारे बारे में बात करता हूँ। हर बार मैं उनसे कहता हूँ कि मैं तुम्हें समझा दूंगा और हर बार तुम हमाकत की हद कर देते हो। उमर खामोशी से उनकी बात सुन रहा था। अयाज हैदर ने अभी कुछ देर पहले उसको ऑफिस में फ़ोन किया था और वो उसे झिड़क रहे थे। मामला फिर कर्नल हमीद वाला ही था। उमर के बारे में एक बार फिर पर शिकायत की गई थी और आईजी ने एक बार फिर अयाज हैदर से बात की थी। इस बार वो बेहद नाराज़ थे और उन्होंने अयाज हैदर को बता दिया था कि वो अब ज़्यादा अरसे तक उमर की हिमायत नहीं कर सकेंगे। वो उमर की ट्रांसफ़र करना चाहते थे क्योंकि उनके पास उमर की ट्रांसफ़र के अहकामात आए थे। उन्होंने इस मामले में एक बार फिर उमर से बात करने के बजाय अयाज हैदर से बात करना ज़रूरी समझा और अब अयाज हैदर उससे बात कर रहे थे। अंकल, वो शख्स इस कदर बदतमीज़ था कि उमर ने कुछ कहने की कोशिश की। अयाज हैदर ने गुस्से के आलम में उसकी बात काट दी। वो शख्स बदतमीज़ था तो तुम बड़े तमीज़ वाले हो। तुम उससे भी बदतर हो। वो तो सिर्फ बदतमीज़ था, तुम तो डफर और डल भी हो। अगर आप उससे बात करते तो मेरी तरह आपको भी गुस्सा आता। आता ज़रूर आता, मगर मैं अच्छी तरह जानता हूँ कि मुझे कब, कहाँ, किसके सामने अपना गुस्सा दिखाना है और किससे गुस्सा छुपाना है। तुम्हारी तरह हर आदमी के साथ झगड़ा मैं अफोर्ड नहीं कर सकता। जो भी हो अंकल, मैं किसी के बाप का मुलाजिम नहीं हूँ कि कोई मुझ पर चिल्लाए, और वो भी ऐसा शख्स जिसको मैं जानता तक नहीं। तो बर्दाश्त न करने का नतीजा देख लिया तुमने। ट्रांसफ़र के ऑर्डर्स आने वाले हैं तुम्हारे। आने दें, मैं चार्ज नहीं छोड़ूंगा। उमर को तैश आ गया। ट्रांसफ़र ऑर्डर के बजाय तुम अपने लिए सस्पेंशन ऑर्डर्स या फिर टर्मिनेशन चाहते हो। जो मर्जी हो जाए, मैं इस तरह चार्ज नहीं छोड़ूंगा। तुम आखिर चाहते क्या हो उमर? क्यों किसी के साथ बनाकर रखना नहीं आता तुम्हें? किसी न किसी को तो तुमने अपने पीछे लगाया होता है। पहले प्रेस वाला तमाशा था, अब फौज के साथ झगड़ा मोल ले रहे हो। पता होना चाहिए तुम्हें कि आजकल हर काम कितनी एहतियात से करना चाहिए, वरना तुम खुद तो डूबोगे, साथ हमें भी डुबोगे। मैं जितनी एहतियात कर सकता था कर चुका हूँ, मगर इन लोगों को अपने अलावा कोई अच्छा और पाक साफ लगता ही नहीं। हम भी ऑफिसर हैं, कोई खेल तमाशे के लिए नहीं बैठे हुए, काम कर रहे होते हैं। उनका जब दिल चाहता है मुंह उठाकर मेरे ऑफिस में आ जाते हैं, मुझ पर चिल्लाते हैं। अगर वो कर्नल है तो उसे भी मेरे रैंक का लिहाज होना चाहिए। उमर शदीद गुस्से में था। उसे पता होना चाहिए कि मुझसे किस तरह बात करनी चाहिए। वो किसी पुलिस कांस्टेबल से बात कर रहा था कि इस तरह उस पर चिल्लाता, और वो भी इस सूरत में जब गलती उसकी अपनी थी। उसका बेटा मुलजिम नहीं था बल्कि मुजरिम था। तुम्हें मामूली बातों पर इतना मुश्तैल होने की ज़रूरत नहीं है अंकल। मुश्तैल होने की बात नहीं है। मैंने किस तरह उसके बेटे की रिहाई के बाद वहाँ मुश्तैल हजूम को कंट्रोल किया है। आप यहाँ मौजूद होते तो आपको अंदाज़ा होता हजूम के इश्तिहाल का।
वो लोग पुलिस स्टेशन को आग लगा देना चाहते थे और बिल्कुल सही करना चाहते थे। उनकी जगह मैं भी होता तो यही करता। एक बच्चा शराब पीकर गाड़ी का एक्सीडेंट करके एक आदमी को मार देता है और उस शख्स के लवाहिकीन की आंखों के सामने एक फ़ोन पर इस बच्चे को किसी पूछगछ के बगैर छोड़ दिया जाता है। ये वाकई सिर्फ यहाँ ही हो सकता है। इसके बावजूद मैंने इस हजूम के पास खुद जाकर उनसे मुज़ाकरात किए। पता नहीं कितने झूठ बोलकर उनका गुस्सा ठंडा किया और इस आदमी की लाश को दफनाने पर मजबूर किया, वरना वो लोग उसे गवर्नर हाउस के बाहर लाकर रख देना चाहते थे। इसके बावजूद अब मुझे बता रहे हैं कि मेरे ट्रांसफ़र के ऑर्डर्स आ गए हैं। अच्छा, मैंने तुम्हारी तकरीर सुनने के लिए तुम्हें फ़ोन नहीं किया। मैं सिर्फ ये बता देना चाहता हूँ कि तुम कर्नल हमीद से मुसालियत कर लो। अपने इस मामले को खुशइस्बी के साथ हल करो। अयाज हैदर ने एक बार फिर उसे टोकते हुए कहा। कमाल करते हैं आप भी। उमर को उनकी बात पर जैसे पतंग के लग गए। मुसालिहत उसे मुझसे करनी चाहिए या मुझे उसके साथ? अगर इस सारे मामले में किसी ने बदतमीज़ी की है तो वो मैं नहीं, कर्नल हमीद है। और आप कह रहे हैं कि मैं उसके साथ मुसालिहत करूं? अच्छा, फ़र्ज़ करो कि कर्नल हमीद ने ही तुम्हारे साथ बदतमीज़ी की है, फिर उससे क्या फ़र्क पड़ता है? क्यों फ़र्क नहीं पड़ता? ये उसकी गलती है, वो उसे ठीक करे, वो माजरत करे। और वो ऐसा कभी नहीं करेगा क्योंकि उसको ऐसा करने की ज़रूरत नहीं है। तो मैं भी ऐसा नहीं करूँगा क्योंकि मुझे भी ऐसा करने की ज़रूरत नहीं है। तो मुझे मजबूर कर रहे हो उमर कि मैं अजी से कहूँ कि तुम्हें ट्रांसफ़र ऑर्डर नहीं बल्कि सीधा टर्मिनेटर लेटर भिजवा दे, बल्कि तुम्हारे खिलाफ़ कोई इंक्वायरी करवाए। तुम इस काबिल नहीं हो कि तुम्हारी मदद की जाए। मैं तुम्हें समझाने की कोशिश कर रहा हूँ और तुम अपनी बकवास में मसरूफ़ हो। अयाज हैदर उसके जवाब पर यकदम भड़क उठे। उमर ने इस बार कुछ कहने की कोशिश नहीं की, वो खामोश रहा। तुम पूरे ख़ानदान में वाहिद हो जिसके लिए मुझे इतनी बार इस तरह की वजाहतें और माजरतें करनी पड़ रही हैं, वरना हर कोई बड़ी आसानी से हर तरह के सेटअप में एडजस्ट हो जाता है। सिर्फ तुम हो जिसे कभी किसी से शिकायत शुरू हो जाती हैं और कभी किसी से। वो अब बुलंद आवाज़ में दहाड़ रहे थे। आखिर कब तक मैं तुम्हारी पुश्तपनाही करता रहूँगा? कब तक तुम्हें बचाता रहूँगा? तुम्हें ना सूरत हाल की संगीनी का एहसास होता है, ना अपनी और ना फैमिली की इज्जत का। तुम्हें परवाह तक नहीं है कि मैं तुम्हारे लिए अपना कितना वक्त ज़ाया करके तुम्हें फ़ोन कर रहा हूँ। तो फिर मुझे क्या ज़रूरत है तुम्हें अकल देने की? जाओ डूबो माय फॉट। उन्होंने दूसरी तरफ से बड़े गुस्से के साथ फ़ोन पटका। उमर बहुत देर तक रिसीवर हाथ में लिए बैठा रहा। अयाज हैदर के इस तरह मुश्तल होने से उसे इस बात का अंदाज़ा तो अच्छी तरह हो गया था कि इस बार मामला खासा ख़राब है, वरना अयाज हैदर उससे इस तरह बात न करते। वो वाकई पूरी फैमिली के लिए गॉडफादर की तरह थे। हर मामले में वो अपने ख़ानदान के मफादात के तहफ़्फ़ुज़ के लिए किसी हद तक भी जा सकते थे और कम अज़ कम ये ऐसी चीज़ नहीं थी जिसने उन्हें कभी परेशान किया हो, जिसकी वजह से वो कभी एहसास नदामत का शिकार हुए हों। और अब अगर वो उमर के मामले पर इस तरह झुंझला रहे थे तो यकीनन इस पर उन्हें उमर का दिफा करने में वाकई कुछ दिक्कत का सामना करना पड़ रहा था। उमर जहांगीर कम अज़ कम इतना ज़ीरक ज़रूर था कि उसे इस बात का अंदाज़ा हो जाता, और वो इतना अहमक या जज्बाती भी नहीं था कि अपनी जान को इस तरह जज्बात में आकर गंवा देता। फ़ोन का रिसीवर रखकर वो कुछ देर तक इस सारे मामले के बारे में सोचता रहा। अयाज हैदर का उसकी पुश्त से हाथ उठा लेना उसके लिए वाकई खासा महंगा साबित हो सकता था, मगर उन्हें इस वक्त फौरी तौर पर दोबारा फ़ोन करने का कोई फ़ायदा न होता। वो गुस्से में दोबारा उससे बात करना पसंद न करते, मगर उसके लिए ज़रूरी हो गया था कि वो एक बार उनसे इस सारे मामले पर गुफ्तगू करता। उसने 1 घंटे के बाद उन्हें फ़ोन किया। उनके पीए ने चंद मिनटों के बाद अयाज हैदर से उसका रब्ता करवा दिया था। जी उमर जहांगीर साहब, आपने क्यों ज़हमत फरमाई है ये कॉल करने की? अयाज हैदर ने उसकी आवाज़ सुनते ही तमज़न कहा था, मगर उसके जवाब को उमर जानता था कि वो इस वक्त गुस्से में नहीं थे। उनके कॉल रिसीव कर लेने का मतलब यही था। अंकल, आप क्या चाहते हैं मैं क्या करूं? उमर ने बड़ी संजीदगी से किसी तमहीद के बगैर उनसे पूछा। मैं चाहता हूं कि तुम कर्नल हमीद से मिलो, उससे माजरत करो, फिर सारा मामला ठीक हो जाएगा। और अगर उसने मुझसे मिलने से इनकार कर दिया तो? नहीं करेगा, मैं उस पर भी कुछ प्रेशर डलवाऊंगा। तुम बहरहाल इससे मुलाकात तो करो। ठीक है, मैं उससे मिसालियत की कोशिश करता हूँ, फिर मैं आपको बताता हूँ कि क्या हुआ। मुझे उसके बारे में जल्दी इन्फॉर्म करना। और वहाँ ये अलीज़ा के ससुराल वालों ने शादी की तारीख को आगे करने की कोशिश की है और ख्वाहिश का इजहार क्यों किया है? तुम्हारा तो रब्ता होगा उनके साथ। अयाज हैदर ने मौजू बदलते हुए कहा। उमर यकदम मोहतात हो गया। मैं न्यूज़पेपर में नोटिस पढ़कर हैरान रह गया। मैंने तो मम्मी से कहा है कि उन्हें इस तरह नोटिस देने से पहले मुझसे बात कर लेनी चाहिए थी, वो उमर को बता रहे थे।
जुनैद के घर वालों को पहले ही शादी की तारीख सोच समझ कर रखनी चाहिए थी। बाद में इस तरह तब्दीली तो बहुत नामुनासिब बात है। आपकी ग्रैनी से बात हुई है? हाँ, बड़ी लंबी बात हुई है। मैं परेशान हो गया था नोटिस देखकर। फिर उन्होंने ही मुझे बताया कि जुनैद के घर वालों ने शादी के इल्तवा की दरख्वास्त की थी। तुम्हें पता है इस बात का? हाँ, मेरी जुनैद से बात हुई थी, उमर ने गोलमोल अंदाज में कहा। फिर अयाज हैदर तकरीबन तफसीलात जानना चाह रहे थे। यकदम ही बस कुछ प्रॉब्लम्स आ गई थीं। उसकी बहन को कुछ हफ्तों के लिए सिंगापुर जाना था। खुद उसके एक दो प्रोजेक्ट्स की डेट्स का मसला होने लगा। उसके कुछ दूसरे रिश्तेदारों का भी मसला था। इन दिनों बाहर से वो नहीं आ सकते थे, इसलिए उन्होंने बेहतर समझा कि एक माह के लिए शादी आगे कर दी जाए। उमर ने यके बाद दिगरे झूठ पर झूठ बोलते हुए कहा। नानू ने यकीनन अलीज़ा को बचाने के लिए इस नोटिस को जुनैद के घर वालों के सर पर थोप दिया था। ये खुशकिस्मती ही थी कि अयाज हैदर ने सीधा जुनैद के घर फ़ोन करके उसके वालिदैन से बात नहीं की थी, वरना इस झूठ का इंकशाफ हो जाता। वो शायद उमर के मामले में उलझे होने की वजह से इस तरफ इतना ध्यान नहीं दे पा रहे थे। जुनैद ने मुझसे ये सब कुछ डिस्कस किया था, बल्कि उसने पूछा था कि अगर शादी को आगे कर दिया जाए तो हमारी फैमिली को कोई एतराज़ तो नहीं होगा। मैंने ग्रैनी से बात की थी, फिर यही तय हुआ कि शादी आगे कर दी जाए। अच्छा, मगर मम्मी तो मुझसे कह रही हैं कि उन्होंने अचानक खुद ही दरख्वास्त की थी। ये तो उन्होंने नहीं बताया कि तुमने उनसे इस सिलसिले में बात की थी, अयाज हैदर ने कहा। ग्रैनी के जहन में नहीं रहा होगा, और जहाँ तक रिक्वेस्ट की बात है तो वो उन्होंने अचानक ही की थी, वरना पहले तो वो भी तैयारियों में ही मसरूफ़ थे। उमर ने गोलमोल बात की। मैं आज फ़ोन करूँगा इब्राहिम को इस मामले पर, अगर थोड़ी बहुत बात हो जाए तो अच्छा है। अंकल इब्राहिम तो कोयटा गए हुए हैं, उमर ने बड़ी रसानियत से कहा। कल रात मैं जुनैद से बात कर रहा था तो उसने मुझे बताया था वहाँ किसी बैंक की बिल्डिंग का प्रोजेक्ट है। जुनैद भी 2-4 दिन तक वहीं जा रहा है। आप आंटी फरहाना से बात कर लें। उमर ने आखिरी जुमला अदा करते हुए रिस्क लिया था। नहीं, उनसे क्या बात करूँगा, इब्राहिम को आने दो, फिर उन्हीं से बात करूँगा, हस्बे तवक्को अयाज हैदर ने कहा। अच्छा, फिर तुम मुझे कर्नल हमीद से अपनी मुलाकात के बारे में जल्द इन्फॉर्म करो। रस्मी अलविदाई कलमात के साथ उन्होंने फ़ोन रख दिया। उमर कुछ देर गहरी सोच में गुम रहा। फिर उसने अपने पीए को कर्नल हमीद से कांटेक्ट करवाने को कहा। वो एक फ़ाइल चेक कर रहा था जब पीए ने उसे फ़ोन पर इत्तला दी। सर, कर्नल हमीद का ऑपरेटर कह रहा है कि आपको उनसे क्या बात करनी है। उससे कहो कि मैं उनसे बात करना चाहता हूँ। सर, मैंने यही कहा था, मगर वो पूछ रहा था कि आप क्या बात करना चाहते हैं, पहले वो बात बताएं। उससे कहो कि मैं उसको बात नहीं बता सकता, वो कर्नल हमीद से मेरी बात करवाए। उमर ने कुछ सख्ती से उसे हदायत दी। कुछ देर बाद फ़ोन की घंटी एक बार फिर बजी। सर, वो कह रहा है कि जब तक आप बात नहीं बताएंगे वो कर्नल हमीद से आपका रब्ता नहीं करवा सकता। उमर को अंदाज़ा हो गया कि कर्नल हमीद उसे ऑपरेटर के ज़रिए स्विच करने की कोशिश कर रहा है। उससे कहो कि साहिब कर्नल हमीद से कोई ज़ाती बात करना चाहते हैं, उमर ने अपने गुस्से को ज़ब्त करते हुए कहा। कुछ देर के बाद पीए ने एक बार फिर उससे रब्ता किया। सर, वो कह रहा है कि कर्नल हमीद दफ्तर में ज़ाती बातें नहीं करते, तो फिर उससे कहो कि वो उनके घर का नंबर दे दे। पीए ने कुछ देर बाद उससे कहा। सर, वो कह रहा है कि साहिब का घर का नंबर हर एरे गहरे के लिए नहीं होता। इस बार पीए ने कुछ झिझकते हुए उस तक कर्नल हमीद के पीए के अल्फाज पहुंचाए थे। बात हुआ मेरी ऑपरेटर से। इस बार उमर का पैमाना लबरेज हो गया था। यस सर, पीए ने मुस्तैदी से कहा। चंद मिनटों के बाद उमर ने दूसरी तरफ किसी की आवाज़ सुनी। एसपी सिटी, उमर जंगीर बात कर रहा हूँ, कर्नल हमीद से बात करवाओ। उमर ने खुरदरे लहजे में कर्नल हमीद के पीए से कहा। सर, वो अभी कुछ देर पहले ऑफिस से निकल गए हैं। मैं इस बार कर्नल हमीद के ऑपरेटर का लहजा मुहद्दब था, शायद कि उमर के ओहदे से ज़्यादा उसके लहजे का असर था। कब वापस आएंगे, उमर ने उसी अंदाज में पूछा। सर, ये नहीं पता, वो टीम के साथ गए हैं। मैं कल सुबह उनसे मिलना चाहता हूँ। सर, आप ये बताएं कि आप उससे किस सिलसिले में मिलना चाहते हैं। उमर ने उसको बात मुकम्मल करने दी। ये जानना तुम्हारा प्रॉब्लम नहीं है। मैं एसपी हूँ, किसी भी सिलसिले में उनसे बात कर सकता हूँ। इस बार उमर का लहजा इतना खुरदरा और तहमुकाना था कि पीए ने कुछ हकलाते हुए कहा। तो सर, फिर आप अपॉइंटमेंट ले लें। अपॉइंटमेंट मेरा पीए तय करेगा तुम्हारे साथ, मैं नहीं, उमर ने कहते हुए फ़ोन बंद कर दिया और फिर अपने पीए को कर्नल हमीद के ऑपरेटर के साथ बात करने के लिए कहा। कुछ देर बाद पीए ने उसे अगले दिन की अपॉइंटमेंट की तफसील बता दी थी। बेवकूफ़ी की बातें मत किया करो अलीज़ा। क्या तुमने तय कर रखा है कि, अलीज़ा ने गुस्से के आलम में शैला की बात काट दी। तुम मेरे सामने नानों के जुमले मत दोहराओ, मैं तंग आ चुकी हूँ इस तरह के जुमले सुन सुनकर।
शहला अभी कुछ देर पहले ही अलीज़ा के पास आई थी। उसने भी अखबार में वो नोटिस पढ़ लिया था। वो कोशिश के बावजूद फ़ोन पर अलीज़ा से रब्ता नहीं कर सकी। फिर वो कुछ परेशानी के आलम में खुद उसके घर चली आई थी और अब वो अलीज़ा को समझाने की कोशिश में मसरूफ़ थी। ये सब कुछ इतना आसान नहीं होता जितना तुमने समझ लिया है, शहला उसके गुस्से से मुतासिर हुए बगैर बोली। आखिर इस सारे मामले में जुनैद और उसकी फैमिली का क्या कसूर है, बल्कि उमर का भी क्या कसूर है? उसने ऐसा कौन सा गलत काम कर दिया है जिस पर तुम इस तरह नाराज़ हो रही हो? तुम्हारे ख्याल में ये गलत काम ही नहीं है, तुम्हारे नज़दीक तो फिर कोई भी गलत काम नहीं होगा। उमर ने क्या किया? उसने तुम्हें जुनैद से मिलवाया, तुमने खुद उसको पसंद किया और फिर तुम्हारी ही मर्ज़ी के मुताबिक उससे तुम्हारी शादी हो रही है। उमर से किसने कहा था कि वो मुझे जुनैद से मिलवाए? मेरे साथ इतनी हमदर्दी करने की क्या ज़रूरत थी उसे? गलत बयानी करके उसने मेरे साथ धोखा किया। क्या मेरे और उसके दरमियान इतने अच्छे ताल्लुकात थे कि वो अपने बेस्ट फ्रेंड को मेरे लिए इस तरह पेश करता, और वो भी ऐसा दोस्त जो सिर्फ उसके कहने पर मुझसे अपने गले में लटका रहा है? अलीज़ा, तुम कमाल करती हो। जुनैद तुम्हें क्यों गले में लटकाएगा? तुम्हारी तरह उसे भी एक लड़की से मिलवाया गया, उसे तुम पसंद आई, इसलिए वो तुमसे शादी कर रहा था। कोर्टशिप और किसे कहते हैं? हमारी फैमिलीज़ में इसी तरह लड़के लड़की को आपस में मिलवाया जाता है। मिलवाने वाला कौन है इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। अहम चीज़ तो ये है कि जिसे मिलवाया जा रहा है वो कैसा है, और कम से कम मैं ये बात पूरे यकीन से कह सकती हूँ कि उमर ने तुम्हें किसी गलत आदमी से नहीं मिलवाया। तुम्हारे नज़दीक उमर का दोस्त होने के अलावा उसमें कोई ख़राबी नहीं है, और ये ऐसी ख़राबी है जो तुम्हारे अलावा किसी दूसरे को नज़र नहीं आएगी। हर चीज़ इस तरह नहीं है जिस तरह तुम मेरे सामने पेश करने की कोशिश कर रही हो। उमर ने जुनैद को प्रेशराइज़ किया है मुझसे शादी करने के लिए। ये नामुमकिन है जुनैद। उसने मुझसे खुद कहा है कि उसकी उमर से इतनी गहरी दोस्ती है कि उमर उसे मेरे बजाय किसी और से भी शादी का कहता तो वो उससे शादी कर लेता। अलीज़ा ने शैला की बात काटते हुए कहा। जुनैद इस तरह का आदमी लगता है तुम्हें कि वो आंखें बंद करके उमर के कहने पर किसी से भी गले में शादी का हार डाल देता, या उसकी फैमिली इस तरह की नजर आती है तुम्हें कि वो किसी भी लड़की को आसानी से कबूल कर लेते? शैला ने उसकी बात के जवाब में कहा। जुनैद जितना मैच्योर और सोबर आदमी है वो किसी भी लड़की से शादी नहीं कर सकता था, चाहे ये बात वो अपने मुंह से कहे तब भी। अगर उसे ये एहसास हो जाता कि तुम उसकी फैमिली के साथ एडजस्ट नहीं हो सकती या तुम्हारे साथ उसकी अंडरस्टैंडिंग नहीं हो सकेगी, तो वो कभी भी तुमसे शादी ना करता। उमर के कहने पर भी वो अपनी फैमिली को नज़रअंदाज नहीं कर सकता। आखिर तुम इस बात को महसूस क्यों नहीं करती? मैं कुछ भी महसूस करना नहीं चाहती। मैं इस सब से बाहर निकल चुकी हूँ और मैं बहुत खुश हूँ। हर बेवकूफ़ आदमी तुम्हारी तरह ही सोचता है। मुसीबत में कदम रखकर ये समझता है कि वो मुसीबत से निकल चुका है। आखिर तुम खतरा देखकर कबूतर की तरह कब तक आंखें बंद करती रहोगी? शैला ने कुछ चिढ़कर कहा। हर काम सोचे समझे बगैर करती हो तुम। नानू को कितने लोगों के सामने झूठ बोलना और वजाहतें करना पड़ेंगी, ये सोचा है तुमने? मैं क्यों सोचूं? नानू सोचें उसके बारे में, आखिर उन्होंने भी तो मुझे हर चीज़ के बारे में अंधेरे में रखा था। शहला कुछ बेबसी के अलम में उसे देखने लगी। तुम्हें वाकई कोई अफसोस, कोई दुख नहीं हो रहा इस रिश्ते को ख़त्म करके? नहीं, मुझे कुछ महसूस नहीं हो रहा। 1 साल से ज़्यादा अरसा गुजर गया है इसके साथ तुम्हारी इंगेजमेंट को। क्या इतना आसान है तुम्हारे लिए उसे बुलाना? लीज़ा कुछ देर खामोशी से उसे देखती रही। अगर मैं उमर को बुला सकती हूँ तो जुनैद, उसको बुलाना क्या मुश्किल है? उमर से ज़्यादा लंबी एसोसिएशन तो किसी के साथ नहीं हो सकती थी मेरी, उसने कुछ देर के बाद कहा।